शहर से कोसों दूर एक छोटे से कस्बे खरमरा में, जहाँ अब भी सुबह की शुरुआत लाल मिट्टी की सड़क पर साइकिलों की घंटी से होती थी, वहीं रहता था एक दूध वाला राम खिलावन। राम खिलावन पूरे गांव में बहुत मशहूर था। राम खिलावन गांव का सबसे पुराना दूध वाला था। उसके पास 50 भैंसें थी और पूरे मोहल्ले में सिर्फ लोग उसी की गायों का दूध लेना पसंद करते थे। लोग कहते थे, राम खिलावन की गाय का दूध तो जैसे खुद ईश्वर ने छाना हो। राम खिलावन पूरे गांव में अपनी गायों के दूध के लिए मशहूर था। वो जिस भी घर जाता, उसके गायों के दूध की तारीफ बहुत ज़्यादा होती। शादियों विवाहों के लिए स्पेशली लोग उसके घर गाय का दूध ऑर्डर करने के लिए आते थे। लोगों को उस पर बहुत भरोसा था कि वो अपने गायों के दूध में कोई भी मिलावट नहीं करता और बाकी सारे दूध वाले मिलावट कर दूध बेचते हैं। पर यह सब दिखावा था। राम खिलावन की आंखों में हमेशा चमक रहती थी पैसों की। लालच अब उसके भीतर जहर बन चुकी थी। आखिर क्या हुआ था राम खिलावन के साथ ऐसा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हमें और ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और गाइस, प्लीज़ दुल्हन पार्ट 1 को हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। कहते हैं एक समय था जब राम खिलावन सबसे ईमानदार था, पर जब बाज़ार में नए दूध वाले आए जिन्होंने दूध में थोड़ा पानी मिलाकर आधे दाम में बेचना शुरू किया, तब राम खिलावन के ग्राहक उसे छोड़कर दूसरे दूध वालों पर जाने लगे। पहले दिन तो थोड़े ग्राहक कम हुए, पर उसके बाद धीरे धीरे कर राम खिलावन के ग्राहक पूरी तरह से ख़त्म होने लगे। लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते और कुछ अजीब सा पदार्थ भी बेचते, जिससे कि ग्राहकों को पता नहीं चलता था कि दूध में पानी मिलाया गया है। पर राम खिलावन ये सब जानता था और अब राम खिलावन से लोगों ने दूध लेना मना कर दिया। वो पूरी तरह से निराश हो गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि राम खिलावन तो उन्हें ज़्यादा पैसे में दूध बेचता है और अन्य दूध वाले तो उन्हें कम पैसों में सही दूध देते हैं। लोग अब उसको गुस्सा कर घर से भगाने लगे। राम खिलावन अब बहुत ज़्यादा निराश रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो घर में चुपचाप रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अगर ऐसा ही रहा तो सारी भैंसें बेचनी पड़ जाएंगी हमें और गांव छोड़कर कहीं मजदूरी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब किसी ने भी हमारे घर से दूध लेना छोड़ दिया है। राम खिलावन को ये सब बातें दिल पर लग गई। उसको इन बातों का बहुत दुख हुआ। उस रात राम खिलावन बिल्कुल भी नहीं सोया। अगर सब लोग पानी मिला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या पता ऐसा करने से मेरी गायों का भी दूध बिकना शुरू हो जाए और मैं उसमें आटे की पतली परत भी डालूंगा, जिससे वह दूध और भी गाढ़ा दिखेगा और मैं उन लोगों से अपने दूध का रेट कम कर रखूंगा। ये सब सोचकर अगले दिन राम खिलावन ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वो पानी मिलाने के साथ उसमें आटे की पतली परत भी घोल कर मिलाता, ताकि दूध का गाढ़ापन वैसा ही बना रहे जैसे वो पहले बेचता था। और उसने ये सब कर फिर से उन्हीं ग्राहकों के पास जाना शुरू किया और पुराने दूध वालों से कम रेट में दूध बेचने लगे। लोगों ने तारीफ की, वाह, आज तो दूध बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है। और राम खिलावन भैया, आप तो हमें उन दूध वालों से कम रेट पर दे रहे हैं दूध, बहुत बढ़िया है। राम खिलावन के मन में हंसी फूटी। उसे पता था कि ये सब कैसे है, पर लालच की तो कोई सीमा नहीं होती। अब राम खिलावन को पता था कि उसे गायों का दूध किस तरीके से बेचना है और अब राम खिलावन को पहले से ज़्यादा मुनाफा आने लगा, जिसमें उसका कोई भी लागत नहीं थी और अब वो खूब खुश रहने लगा। एक दिन जब राम खिलावन दूध बेच रहा था तो वो मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचा। वहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिली। एक पुराने से छप्पर नुमा घर में रहती थी। बाल सफ़ेद, चेहरे पर झुर्रियाँ और देखने में बहुत गरीब प्रतीत हो रही थी। उन्होंने राम खिलावन से कहा, बेटा थोड़ा दूध दे दो, बहुत दिनों से नहीं पिया। राम खिलावन ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा। ए बुढ़िया, मुफ्त में दूध नहीं मिलता।
पैसे लगते हैं इसके? पैसे हैं तेरे पास दूध लेने के लिए? बुढ़िया को ये बातें दिल पर लग गई, पर बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी आंखें अजीब थी, मानो भीतर कोई अंधेरा हो। उसने कहा, ए बेटा, ठीक है, तेरी मर्जी, लेकिन याद रख, जो दूसरों का हक छीनता है ना, एक दिन उसके दूध में भी खून आ जाता है। रामखिलावन हंस पड़ता है। जा जा, अपनी पनौती किसी और को सुना, मेरे को नहीं। रामखिलावन उसका बहुत ज़्यादा तिरस्कार करता है। वो बुढ़िया माई बस रामखिलावन को देखती रहती है और सोचती है, कैसा आदमी है ये, दूसरे के लिए जरा सा भी इसके मन में दया नहीं है। रामखिलावन अपनी साइकिल उठाता है और उस बुढ़िया के सामने से चला जाता है। वो उस बुढ़िया के लिए एक मिनट भी यह नहीं सोचता कि शायद उन्हें वो दूध दे देना चाहिए था। अब वो बुढ़िया हर रोज़ रामखिलावन के रास्ते में आने लगी, कभी शाम को, कभी सुबह, कभी कभी घर से निकलते वक्त, और कभी कभी जब वो रोज़ मोहल्ले में दूध देने के लिए जाता, वो बुढ़िया कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे जाती। अब उसके मन में यही बात आई, तेरा दूध एक दिन तुझे ही निगल जाएगा। बुढ़िया ने ऐसी पनौती रामखिलावन को कही थी। यही बात उसके मन में घर कर गई। बार बार ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में लोगों की शिकायतें आने लगी। दूध से अजीब सी गंध आती है और घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। रामखिलावन ने सबको समझाने की कोशिश की। अरे मौसम बदल गया है, दूध जल्दी खराब हो जाता है। पर वो जानता था कि सच कुछ और है। अब दूध में से अजीब बांस आने लगी थी। लोगों के घर लोग पूरी तरह से बीमार रहने लगे थे और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट भी होने लगे, क्योंकि वो दूध के अंदर जो आटे की पतली परत मिला रहा था, उससे वो दूध अपने आप सड़ने लगा था और लोगों को इस विषय में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जल्द कुछ और करूं। अब वह दूध के अंदर सोचता है सफ़ेद पाउडर मिलाने की, जिससे कि दूध लंबे समय तक ताज़ा दिखे और लोग भी बीमार पड़ना कम हो जाए और लोगों को इस विषय में पता भी ना चले कि मैंने दूध के अंदर क्या मिलाया था। वह दूध वाला पाउडर उसके कस्बे में एक डॉक्टर रमेश से मिला था, जो खुद उस कस्बे में नकली दवाइयों को बेचता था ताकि उसे ज़्यादा मुनाफा हो, और ये बात रामखिलावन को पता लग गई थी। उसने उस डॉक्टर के साथ कहा कि मुझे भी तुमसे एक फ़ायदा चाहिए, तुम मुझे ये नकली दूध वाला पाउडर बेचो और मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। उसने यह रामखिलावन की बात मान ली। रामखिलावन ने ठाका लगाया, डर मत डॉक्टर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, बस तू मुझे दूध में मिलाने वाला पाउडर दे दे। पर उसी रात उसकी अपनी बेटी छोटी सी लता ने, जो दूध बहुत पसंद करती थी, वही दूध पी लिया। सुबह उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। पेट दर्द, उल्टी और फिर बेहोशी। वो पूरी तरह से बीमार पड़ गई और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रामखिलावन ने डर के मारे सबके चुप रहने को कहा। उसने कहा कि किसी को भी इस विषय में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। रामखिलावन ने गांव के सबसे पुराने वैद्य को बुलाया। वैद्य जी बोले, ये तो जहर जैसा असर है बेटा, लगता है इसने कुछ गलत चीज खाई है। रामखिलावन डर गया। लता पर वैद्य जी की दवाई देने से थोड़ा ठीक महसूस करने लगी और धीरे धीरे के भीतर डर की जगह अब एक अलग जुनून पनपने लगा था। पैसे, और भी ज़्यादा पैसे, और सबसे ज़्यादा पैसे। अब उसके दिमाग में किसी के लिए कोई भी भावना नहीं रह गई थी। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा ग्राहक रामखिलावन को मिला। कस्बे का हॉस्टल कैंटीन, वहाँ रोज लगभग 100 लीटर दूध जाना था। रामखिलावन की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामखिलावन ने अपने सभी ड्रम भरने शुरू कर दिए, वही पाउडर मिलाकर। अब बहुत ज़्यादा तादाद में दूध रामखिलावन के घर से कैंटीन जाने लगा और रामखिलावन के बहुत ज़्यादा पैसे बनने लगे। नया घर, मोटरसाइकिल और पत्नी के कानों के झुमके। सबसे ज़्यादा अमीर रामखिलावन अब उस गांव में था।
गांव वाले भी कहने लगे, देखो मेहनती आदमी की किस्मत चमक गई। अब राम खिलावन के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, पर कोई नहीं जानता था कि ये पैसा कितनों की बलि के बाद राम खिलावन को मिला है। राम खिलावन के मन में कोई दया नहीं थी कि उस दूध का कितना ज़्यादा हानिकारक प्रभाव हो सकता है। कैंटीन के बच्चों को धीरे धीरे पेट दर्द और उल्टियाँ लगनी शुरू हो गई। कुछ बच्चों की हालत तो बहुत गंभीर हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच बैठाई गई। पुलिस की निगाहें अब राम खिलावन पर ही टिक गई थी। बहुत से बच्चों की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पुलिस ने अब राम खिलावन के ऊपर नज़र रखने को कहा और अभी एक कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। एक रात जब वो दूध का ड्रम भर रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो बुढ़िया उसके पीछे आ रही थी। वो धीरे धीरे राम खिलावन के पास आती है। राम खिलावन को पहले ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ उसके मन का वहम है। वो बुढ़िया तो वहाँ है ही नहीं, पर वो राम खिलावन के पास आकर उसे बोलती है, सुन, कितनी आत्माएं अब तक तेरे दूध से गई बेटा। सबका नुकसान हुआ है, तुझे फल भोगना होगा। राम खिलावन का चेहरा सख्त हो गया। जा यहाँ से। बुढ़िया हंसी। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तेरा दूध तुझसे हिसाब नहीं मांगता, कहीं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह राम खिलावन के घर अजीब बातें होने लगी। गायें भैंसे जोर जोर से बोलने लगी। रात को जो दूध के ड्रम भरे थे वो अपने आप गिरने लगे। और सबसे डरावनी बात, लता ने कहा कि उसने रात में रसोई में उसी औरत को देखा जो कि आपको बार बार दिखाई देती है और शायद वो दूध में कुछ मिला रही थी। वही बुढ़िया बाबूजी। राम खिलावन के रोंगटे खड़े हो गए। 2 दिन बाद पुलिस आई। ड्रम में दूध के सैंपल चेक हुए। रिपोर्ट में पाया गया जहरीले केमिकल की मात्रा बहुत अधिक है। राम खिलावन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कुछ भी नहीं बताया। जैसे ही राम खिलावन को जेल में लाया, उसे यह पता चला कि उस पर पुलिस को बहुत समय से शक था। और कहानी के अंत में हमें यह पता चलता है कि वो डॉक्टर पुलिस वालों ने ही भेजे थे राम खिलावन का पता लगाने के लिए। पर जो अभी तक किसी को पता नहीं लगा वो ये है कि आखिर उस बुढ़िया माई का क्या सच था, क्या राज था जो वो राम खिलावन का पर्दाफाश करने में लगी हुई थी। गांव रामपुर। कच्ची सड़कों पर सुबह सुबह धुआं उठ रहा था। पाव भाजी का ठेला लगाए रमशे जोर जोर से चिल्ला रहा था, पाव भाजी, आओ आओ, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ, शहर से भी ज्यादा स्वादिष्ट, कम दामों पर, आओ। पर आखिर उस पाव भाजी वाले के साथ ऐसा क्या होता है जिससे वो पूरे गांव और शहर में मशहूर हो जाता है और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एक किसान उससे बोल पड़ता है, अरे भाई रमशे, जरा दाम तो कम रखा कर, हम तो रोज के खाने वाले हैं, ग्यार थोड़ी हैं तेरे, काम कर दे थोड़ा दाम। रमशे मन ही मन सोचने लगा, दाम कम करूं इनके लिए, गांव वाले सीधे हैं कोई, इन्हें लूटना ही ठीक है। इनके लिए अगर दाम कम किया, ये मेरे सर पर आकर नाचने लग जाएंगे और पाव भाजी तो छोड़ो, पाव भाजी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वो नियत का बहुत ज़्यादा बेईमान था। वो किसी के लिए भी 1 रुपए का फ़ायदा कभी नहीं सोचता था। रमशे भाजी में पानी मिलाया करता और बाजार से सबसे सस्ती सब्जियां खरीद कर लाया करता था। उसकी पत्नी एक दिन उससे बोल पड़ी, इतनी मिलावट ठीक नहीं है, आपको पाप लगेगा। आपकी इस मिलावट की वजह से लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और वो लोगों को तो पता भी नहीं कि वो लोग कम दाम के चक्कर में जो पाव भाजी खा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। रमशे हंसते हुए बोल पड़ा, अरे वे पाप कुछ नहीं होता, भगवान इतना नहीं सोचा करते, पैसे आ रहे हैं ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो कुछ नहीं, किसी की बदुआ लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल से लौटते हुए बच्चे उसके ठेले पर अक्सर रुका करते थे
और उसकी दुकान से पाव भाजी लिया करते थे। रमशे जानते हुए ये बहुत बड़ा पाप कर रहा था और उसे इस चीज़ का बिल्कुल आभास नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। एक बच्चा उसकी दुकान पर आता है और बोलता है, भैया भैया आज आप कैसे हो? आपका दिन कैसा गया? और भैया आज भाजी थोड़ी फीकी लग रही है, ऐसा क्यों? हर रोज़ तो बहुत अच्छी लगती है आपकी भाजी, आज थोड़ा सा अलग टेस्ट आ रहा है, इसमें कुछ मिलाया है क्या? तभी रमशे उसे डांटते हुए बोलता है, चुपचाप खाओ, इतना सस्ता मिल रहा है, ऊपर से सवाल जवाब कर रहा है। इतना सस्ता कोई देगा तुझे इसमें? इसको ज़्यादा से ज़्यादा तू खा और जल्दी जा, और मुझे दिमाग मत खराब कर और इतना सवाल जवाब मत किया कर मुझसे। बच्चा डर कर चुप हो जाता है। रमशे उसे बहुत बुरी तरह डांटता है क्योंकि अब उसके अंदर लालच सर कर चुकी थी। एक बूढ़ा बाबा उसके ठेले के पास आकर रुका और बोला, बेटा, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और लालच करना बहुत बुरी बला है। लालच में इंसान इतना गिर जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ। तभी रमशे थोड़ी गंभीर और क्रूर आवाज में उनसे बोलता है, बाबा, आप ज्ञान मत दीजिए, भाजी खानी है तो खाइए वरना यहाँ से जाइए। मेरा दिन वाकई में आज बहुत गलत जा रहा है, कृपया करके आप मेरा और ख़राब मत कीजिए। तभी बाबा धीरे से उससे बोला, बेटा, वो तो समय सब सिखा देता है कि किसका दिन कैसा जा रहा है और कैसा नहीं, और कितनी लालच करना कितना बुरा है, ये तो उसको वक्त आने पर ही पता चलता है। इतना बोलकर वो बूढ़ा बाबा वहाँ से निकल जाता है। ना जाने ऐसा लग रहा था कि उसे रमशे के बारे में सब कुछ पता था। कुछ दिनों बाद अब गांव में लोग बुरी तरह बीमार पड़ने लगे और लोगों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें बहुत दिनों के लिए अस्पतालों में भर्ती रहना पड़ने लगा। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगी, लगता है रमशे की भाजी से ही सब बीमार हो रहे हैं। सुनने में आया है कि अब उसकी भाजी में से अजीब सी बदबू भी आती है और गांव के लोग जो उसकी भाजी रोज खाते थे अब बंद करना होगा। वो लोग सरपंच जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी, हमें लगता है कि रमशे की पाव भाजी की जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर क्या है जिसकी वजह से उसकी भाजी में से इतनी ज़्यादा बदबू आती है। सरपंच जी उसकी भाजी की जांच के लिए उसकी दुकान पर पहुंच पड़ते हैं और वो देखते हैं, ये तो मिलावट है। गांव वालों की सेहत से तू खिलवाड़ कर रहा है। क्या कर रहा है ये रमशे? पैसे की लालच में इतना डूब गया कि गांव वालों की सेहत का ख्याल नहीं रख रहा। इतना गिरा हुआ इंसान कैसे बन सकता है तू? रमशे कांपते हुए बोल पड़ता है, मुझसे गलती हो गई सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गांव वालों की मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा और मैंने अपने ही गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था जिससे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब रमशे का ठेला बंद हो गया। हर घर में से लोग उसकी दुकान पर जाने बंद कर दिए। घर में खाने को भी अब कुछ नहीं था। रमशे की बीवी की आंखों में आंसू थे। वो उससे बोल पड़ी, मैंने तो पहले ही कहा था मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपको कहा था कि गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। तभी रमशे रोते हुए बोला, लालच ने सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। इतनी लालच कर दी कि लालच में मैं गिरा हुआ इंसान बन चुका हूँ और कोई मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ अब? कुछ महीनों बाद रमशे फिर ठेला लगाता है, पर इस बार ईमानदारी से। रमशे जोर जोर से चिल्लाता है, अब शुद्ध भाजी, सही दाम, भरोसे के साथ, कोई मिलावट नहीं। आओ आओ, भाजी खाओ, बहुत स्वादिष्ट भाजी। एक ग्राहक यह देखते हुए उसकी दुकान पर आया। आदत बदलना सीख लिया क्या? देखते हैं कब तक तू अच्छी भाजी बेचता है। रमशे चुपचाप मुस्कुरा दिया क्योंकि उसने जो किया था अब उसे लोगों के ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। कुछ लोग हंसते हुए उसके पास आए और उसकी बेइज्जती करने लगे, पर वो कुछ ना बोला। एक गांव वाला बोल पड़ा, आज मिलावट नहीं डाली क्या? आज स्वादिष्ट लग रही है देखने में, लगता है सुधर गया है बेचारा।
गांव के सरपंच ने इतना बुरा जो डांटा है इसे। हर कोई रमशे का आते जाते मजाक बनाता, पर अब उसे ये सब सुनना पड़ेगा ही। रमशे शांत स्वर में जवाब देता, भाई साहब, गलती समझ आ गई है। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। अब धोखा नहीं, बहुत अच्छी और स्वादिष्ट भाजी खिलाऊंगा आपको कि जिससे आपका दिल खुश हो जाए, ईमानदारी के साथ। अब उसकी आवाज़ में सच्चाई लगने लगी थी। ईमानदारी से उसकी दुकान पर अब लागत भी बढ़ने लगी थी। उसकी पत्नी उससे बोली, आज मुनाफा नहीं हुआ क्या आपको? तभी रमशे बोला, नुकसान चलेगा, आत्मसम्मान चाहिए, और आत्मसम्मान नहीं तो कुछ नहीं। और मुझे लालच से अब नहीं करना कोई काम। अब मुझे ईमानदारी से फर्क पड़ता है, लोगों का भरोसा जीतना है मुझे सिर्फ। अब रमशे को ये बात समझ आ गई थी कि उसे मुनाफा हो या ना हो, पर वो अब ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेगा। शहर का एक सप्लायर उसके ठेले पर आया और वो बोला, अरे रमशे भाई, इधर आओ, सस्ती सब्जी दूं, ज़्यादा कमाई होगी और कम लागत लगेगी। बोलो कितना किलो पैक करूं तुम्हारी? तभी रमशे के मन में फिर से एक द्वंद्व सूझने लगा। क्या वो फिर वही रास्ता अपनाएगा? पर वो चुप रहा। तभी एक बूढ़ा बाबा उसके रास्ते में आ गया और उससे बोल पड़ा, बेटा, फिर परीक्षा का समय है तेरा। अब तुझे देखना है कि अपने सच्चाई का मार्ग पर रहेगा या वापिस उसी लालच के मार्ग पर जाकर फंसेगा। ये तेरे हाथ में है, निश्चय करना। तभी रमशे उन बाबा से बोल पड़ता है, इस बार नहीं फिसलूंगा। गलती मुझसे एक बार हो गई। अब ईमानदारी से जब लोगों का भरोसा जीत ही लिया है तो ये काम करके अब फायदा नहीं। छोड़ो, नहीं चाहिए भाई तेरी मेरे को सब्जी, रहने दे। रमशे ने उस सप्लायर को सीधा मना कर दिया। रमशे उससे बोल पड़ा, पैसे से ज़्यादा भरोसा जरूरी होता है भाई, और मुझसे ऐसी लालच मत कर तू कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा और तेरे से सस्ती सब्जियां खरीद लूंगा। सप्लायर हंस पड़ता है और उससे बोलता है, तेरी मर्जी है, जैसा तुझे सही लगे। आखिर क्या होगा गाइस? रमशे क्या अपना विचार बदलेगा? जानने के लिए पार्ट 2।